मैं मुबिन अंसारी क्लासेस से आज पहली बार बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री की क्लास बना रहा हूँ। क्वेश्चन पहला है इतिहास जानने के स्रोत। इसमें हम जहाँ तक पढ़ा चुके थे तो इतिहास जानने के मुख्य रूप से 3 प्रमुख स्रोत हैं। इतिहास जानने के मुख्य रूप से कितने स्रोत हैं? 3। पहला है पुरातात्विक स्रोत, ठीक, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक। पुरातात्विक, तो पुरातात्विक का अर्थ क्या है कि ज़मीन की खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ज़मीन की खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। एक अभिलेख, दूसरा सिक्के, तीसरा स्मारक। अब हमें जानना है कि अभिलेख क्या है। अभिलेख के बारे में जैसे हमने बताया था कि अभिलेख सूचनाओं से युक्त धातु या पत्थर के शिलापट को अभिलेख कहा जाता है। तो सूचनाओं से युक्त धातु या पत्थर के शिलापट को अभिलेख कहा जाता है। अब इसमें बताना है कि सबसे प्राचीन अभिलेख, ठीक, सबसे प्राचीन अभिलेख जिसका नाम क्या है? बोगज कोई, ठीक, बोगज कोई। अब प्रश्न आएगा कि बोगज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? तो मध्य एशिया से। कहाँ से मिला है? मध्य एशिया से। कब मिला है? तो 1400 BC, मतलब ईसा पूर्व। और इस अभिलेख से हमें 4 देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। 4 देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब 4 देवताओं में कौन कौन है? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ठीक। नासत्य का दूसरा नाम अश्वनी कुमार, ठीक, अश्वनी कुमार। इस तरह से हमने पढ़ लिया कि अभिलेख क्या है, सबसे पहला अभिलेख क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद दूसरा अभिलेख है, सब लिख लिया था ना। तो इसके बाद हमें जानना है कि अशोक के अभिलेख। तो बताना है कि सम्राट अशोक। अब अशोक किस वंश का सम्राट था? तो मौर्य वंश का, ठीक है। तो सम्राट अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं। और एक विद्वान है जी.आर. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक के संपूर्ण साम्राज्य के बारे में और उसके साथ साथ उसके जीवन के बारे में उल्लेख किया है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, चलो अब पहले ध्यान सुनना है। तीसरा पॉइंट है समुद्रगुप्त। अभी लिखना नहीं, पहले सुनना है, ठीक है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान सम्राट था। अभी सुनना पहले कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान सम्राट था। इसके अभिलेख का नाम प्रयाग प्रशस्ति। तो याद रखना है कि समुद्रगुप्त के अभिलेख का नाम प्रयाग प्रशस्ति। यह अभिलेख किसने लिखा?
तो इसका एक दरबारी कवि था हरिसेन। ठीक, किसने लिखा? हरिसेन ने। यह अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत। इस अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है और उसके साथ साथ समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है और इसके साथ साथ इसी प्रशस्ति में या इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त की तुलना 4 देवताओं से की गई है। कितने देवताओं से? 4। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्रगुप्त प्रसन्न होता था तो कुबेर के समान। किसके समान? कुबेर कौन है? धन के देवता। और जब समुद्रगुप्त नाराज होता था, मतलब क्रोधित होता था, तो जब ये क्रोधित होता था तो यमराज के समान। ठीक, जब ये क्रोधित होता था तो यमराज के समान। और इसके साथ साथ इसकी तुलना इंद्र और वरुण से भी की गई है। तो ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। इसमें मुख्य रूप से समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में उल्लेख है और इसी से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने राजाओं के बारे में कौन कौन सी नीति अपनाई और समुद्रगुप्त की तुलना किन किन देवताओं से की जाती है। जैसे मैंने बताया कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उसकी नीतियों का उल्लेख, विजयों का उल्लेख, देवताओं से तुलना की गई है। अब नीतियों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि समुद्रगुप्त ने अलग अलग राज्यों के साथ अलग अलग प्रकार की नीति अपनाई थी। जैसे पहली नीति है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, अर्थात पहले राज्य को अपने में मिलाया, फिर मोक्ष स्वतंत्र कर दिया, फिर मिलाया। इसके साथ साथ एक और नीति है प्रसभोद्धरण। प्रसभोद्धरण का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। इसके अलावा एक नीति थी कन्योपायन मतलब कि कुछ राज्यों के साथ गुप्त राजा का वैवाहिक संबंध स्थापित होता था। और एक और नीति थी गरुत मंदक, अर्थात जो राजा इनकी अधीनता स्वीकार करते थे उनको गरुण आकार की मुहर अपनानी होती थी। तो ये हो गया समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में। तो समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में आप लोग पहले लिखें। ठीक, अब नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट अभिलेख है, ध्यान सुनना है, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, तो रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है और इससे पता चलता है कि इस झील की रुद्रामन ने मरम्मत कराई थी और इसके लिए इसने जनता से किसी प्रकार का कोई कर नहीं लिया था। रुद्रामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई और इसके लिए जनता से किसी प्रकार का कोई कर, ठीक है, नहीं लिया। और इतना ही नहीं, इस अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और स्वयं रुद्रामन के बारे में जानकारी मिलती है। एक बार दोबारा जानना है कि रुद्रामन एक शासक है शक वंश का। कौन से वंश का है? शक वंश का। ठीक, और इसके अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के मरम्मत के बारे में जानकारी मिलती है और ये झील कहाँ स्थित थी? तो गुजरात में। ठीक, कहा जाता है
कि इसकी मरम्मत के लिए जो भी खर्च हुआ था रुद्रामन ने स्वयं दिया था, जनता से इसका कोई मतलब नहीं था। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी उल्लेख है और सम्राट अशोक के बारे में उल्लेख है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, उसके बाद उसकी मरम्मत सम्राट अशोक ने कराई थी और उसके बाद फिर से इसकी मरम्मत रुद्रामन ने की। इसके बाद एक और अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ठीक, कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। अब ऐहोल अभिलेख किसका है? तो शासक का नाम है पुलकेशिन। पुलकेशिन। ठीक, कहा जाता है कि पुलकेशिन इस अभिलेख और इस अभिलेख का लेखक कौन है? तो रवि वर्मा, रवि कीर्ति। ठीक, रवि कीर्ति। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर बहुत बुरी तरह से पराजित किया। तो हमें जानना है कि ऐहोल अभिलेख किसका अभिलेख है? तो पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। इस अभिलेख को लिखा किसने? तो रवि कीर्ति ने। और इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर बहुत बुरी तरह से पराजित किया। तो पहले ये लिखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गरुण स्तंभ लेख। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गरुण स्तंभ लेख, जो किसका है? हेलियोडोरस। ये यवन का एक शासक था, यवन शासक हेलियोडोरस का जो एक अभिलेख है जिसका नाम है गरुण स्तंभ लेख। इससे पता चलता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने मध्य भारत में भागवत धर्म को विकसित किया। ठीक, दोबारा सुनना है कि गरुण स्तंभ लेख किसका है? यवन राजदूत या शासक हेलियोडोरस का। इसी से पता चलता है कि इसने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म को विकसित किया। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट जानना है कि एक सम्राट, गुप्त वंश में एक सम्राट हुआ जिसका नाम था स्कंदगुप्त। सम्राट का नाम क्या है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है भीतरी अभिलेख। क्या नाम है? भीतरी अभिलेख। इस अभिलेख से और उसके साथ एक और अभिलेख है, ठीक, भीतरी अभिलेख और एक है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, जूनागढ़ अभिलेख दो शासकों का, एक रुद्रामन का और एक स्कंदगुप्त का। तो इन दोनों अभिलेखों से पता चलता है कि हुणों ने भारत पर आक्रमण किया। एक बार ध्यान सुनना है कि स्कंदगुप्त का एक भीतरी अभिलेख, दूसरा जूनागढ़ अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया और स्कंदगुप्त ने इन हुणों को बुरी तरह से पराजित करके भारत की रक्षा की थी। न केवल हुणों को पराजित किया बल्कि हुणों को भारत से बाहर भी खदेड़ दिया। दोबारा सुनना है कि स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि हुणों ने इसके काल में भारत पर आक्रमण किया और स्कंदगुप्त ने न केवल हुणों को पराजित किया बल्कि भारत से बाहर भी खदेड़ दिया। और यहीं पर एक और अभिलेख है एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख कहाँ से मिला है? तो मध्य प्रदेश के सागरपुर जिले से। इसी अभिलेख में सबसे पहली बार सती प्रथा की जानकारी मिलती है। दोबारा सुनना है कि एरण अभिलेख, इसी अभिलेख में सबसे पहली बार सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से इतिहास जानने में अभिलेख एक प्रमुख स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग है सिक्के। अब हमें जानना है सिक्कों के बारे में। चलो अब सिक्के क्या है, नेक्स्ट दूसरी हेडिंग है सिक्के। ठीक, तो हमें बताना है कि अभिलेख के अतिरिक्त, अभिलेख पर सुनना है कि अभिलेख के अतिरिक्त प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा अनेक सिक्के ढलवाए गए थे। अभिलेख के अलावा प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा अनेक सिक्के ढलवाए गए थे। उन सिक्कों से भी हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। उन सिक्कों से भी हमें क्या है, ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, दोबारा सुनना है कि प्राचीन राजाओं ने अभिलेख के अलावा, मतलब अभिलेख तो लिखवाया था, उसके अलावा बहुत सारे सिक्के ढलवाए थे। उन सिक्कों से भी हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, 6वीं शताब्दी, ठीक, ईसा पूर्व से, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से नियमित रूप से सिक्के प्राप्त होने लगते हैं। दोबारा सुनना है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से नियमित रूप से सिक्के प्राप्त होने लगते हैं। ठीक, प्राप्त होने लगते हैं। और सबसे पहला सिक्का, जो सबसे पहला सिक्का था, तो जो प्रथम सिक्का उसको आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक, आहत सिक्का, या इसी को पंचमार्क भी कहते हैं, पंचमार्क कहते हैं। संभवतः ऐसा कहा जाता है कि ये चांदी, ठीक, चांदी का था। दोबारा सुनना है कि सिक्के जो राजाओं द्वारा ढलवाए गए थे उससे हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से नियमित रूप से सिक्के प्राप्त होने लगते हैं। सबसे जो पहला सिक्का था वो आहत या पंचमार्क सिक्का था, जो संभवतः किसका था, चांदी का। लेकिन इन सिक्कों पर लेख नहीं होते थे, मतलब कि इन पर कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं जाती थी। पहली बार लेखन का कार्य या लिखने का कार्य यवन राजाओं ने किया था। यवन राजाओं ने पहली बार सिक्कों पर लिखने का कार्य कराया। तो हमें जानना है कि पहला सिक्का तो वहाँ सिक्का है, लेकिन सिक्कों पर लिखने का कार्य किन राजाओं ने कराया, तो यवन राजाओं ने कराया था। और सिक्के के द्वारा हमें किसी भी काल की आर्थिक स्थिति के बारे में, ठीक, आर्थिक जीवन या स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। किसी भी काल या राजा की धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, धार्मिक स्थिति के विषय में जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ राजा के समय या काल के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं और इनको हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।